तो करने वाले थे एग्जांपल नंबर 7.4 जिसमें नॉर्मलिटी फाइंड करनी थी। तो जैसा हमें पता है नॉर्मलिटी में क्या क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट मास हमें चाहिए। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास में हम पहले मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया हमें 0.4 ग्राम। तो नॉर्मलिटी डिसॉल्व इन 100 मीटर। ओके, तो 0.4 ग्राम 100 मीटर में है तो 1000 लीटर में कितना। ओके, तो यहाँ पर होगा 40 मींस 0.4 into 1000 divided by 100। तो यहाँ पर 4 ग्राम होगा हमारा, 4 ग्राम। तो यहाँ पर हुआ हमारा 4 ग्राम पर लीटर। ओके, हाँ 4 ग्राम पर लीटर मींस मैं ऐसा हाईलाइट कर दिया 4 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट हो गया हमारा मास मॉलिक्यूलर मास हो गया 40 Mg। ओके, 40 NaOH 23 प्लस Na का O का और H का 40 टोटल हो रहा है। ओके, नाउ इक्विवेलेंट वेट फाइंड करा था। जैसे हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय NaOH क्या है, NaOH बेस है तो नीचे हो जाएगी एसिडिटी। ओके, तो एसिडिटी मींस नंबर ऑफ OH कितने दे रहा है, जो भी OH है फिर H पॉजिटिव जितने दे रहा हो वो लिख दें। OH 1 है तो मॉलिक्यूलर वेट मींस 4 ग्राम। ओके, मोलर वेट यहाँ पर ऊपर हमने किया था, पर लीटर का था हमारा 4। ओके, तो यहाँ पर होगा 4 डिवाइड बाय 1 मींस यहाँ पर 4 10 40 आएगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 40, मॉलिक्यूलर वेट है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये यहाँ पर ये 0 नहीं आएगा। तो 40 डिवाइड बाय 1 होगा हमारा 40, तो 40 होगा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पर नॉर्मलिटी फिर हो गया हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया यहाँ पर हमारा 40। फिर नॉर्मलिटी का फॉर्मूला था स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ मींस वहां ग्राम इक्विवेलेंट की स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर स्ट्रेंथ हो गई हमारी कितने ग्राम था पर लीटर, कितना ग्राम हुआ वो हमारे हो गई स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पर लीटर था 4 ग्राम, पर लीटर था 4 ग्राम डिवाइडेड बाय था हमारा मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट, तो होगा हमारा 10। ओके, तो 4/10 इज इक्वल टू 4/40 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मलिटी हुई, 0.1 नॉर्मलिटी हुई सॉल्यूशन की। इंटेक्स पर हमने किया। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट of the solution and the solvent. There are 9 possible types of solution consisting binary solution. Okay, binary solution, different type of solution is given. गैस होगा तो उसे हम सॉल्यूशन को बोलेंगे एयर। अगर गैस लिक्विड तो सोडा वाटर, जो कि हम सोडा पीते हैं उसमें गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन। गैस और सॉलिड तो उसका सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ओके, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम सॉलिड है हमारा। देन लिक्विड एंड गैस। ओके, पहले सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है, तो ह्यूमिड एयर, हमारे एयर में जो सॉल्यूट लिक्विड होता है और सॉल्वेंट गैस होती है। नेक्स्ट इज लिक्विड, तो सॉल्यूशन को अल्कोहल इन वाटर हो गया। नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूट है हमारा और सॉल्वेंट सॉलिड है, तो मर्क्यूरी हो गया लिक्विड एंड सॉलिड हो गया सॉल्वेंट गोल्ड। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज गैस, तो हमारा हो गया कैम्फर जो हवा में उड़ जाता है। नेक्स्ट इज सॉल्यूट सॉलिड है एंड सॉल्वेंट लिक्विड है, तो हमारा सिंपली शुगर सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सॉलिड, तो सॉलिड सच एज अलॉय हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स हो गया, सब होते हैं अलॉय आते हैं सॉलिड। तो यहाँ पर हो गए 10 पॉसिबिलिटीज। ओके, 12 पॉसिबिलिटीज सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस में 10 पॉसिबिलिटी हमने पढ़ी कि क्या क्या उसके एग्जांपल से एग्जांपल भी याद रखना है। अब जनरली वी आर गोइंग टू क्रॉस सॉलिड लिक्विड इन लिक्विड। ओके, हम जनरली जाते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में, जिसमें आता है इन द सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड सच एज अल्कोहल इन वाटर constituted present or smaller amount of designated as a solute, जो कम अमाउंट में उसे सॉल्यूट कहा गया और जो ज्यादा अमाउंट में उसे लिक्विड कहा गया।
both the liquid are completely miscibles. Miscibles means एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल जाएंगे, मींस मिक्स हो जाएंगे, जैसे अल्कोहल और वाटर मिक्स हो जाता है, बेंजीन एंड टोलुएन मिक्स हो जाता है, ठीक है। लिक्विड आर पार्शियली मिक्सेबल, ऐसा कंडीशंस आती है, लिक्विड्स आर पार्शियली मिक्सेबल मींस थोड़े कुछ एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो गए, ओके, कुछ एक्सटेंट तक मींस फिनॉल एंड वाटर, ओके, फिनॉल एंड वाटर कुछ एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो गए क्योंकि पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है लिक्विड आर इन मिक्स मींस वो मिक्स ही नहीं हो गया, ऑयल एंड वाटर हो गया, ओके, मिक्स ही नहीं हो गए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड जनरली इंक्रीज द राइजिंग टेंपरेचर, ओके, तो सब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी हो जाती है, सॉल्युबल हो जाता है, इसकी वजह से राइजिंग टेंपरेचर होता है, ओके, जो टेंपरेचर होता है वो हाई होता है, जब मिक्स हो रहे हैं तो टेंपरेचर सॉल्यूशन का हाई होगा। गैस इन लिक्विड जनरली द सॉल्यूशन इन लिक्विड मींस लिक्विड में गैस सोडा वाटर कहा गया था, ऑक्सीजन इज सफिशिएंटली सॉल्युबल इन वाटर which allows the survival of aquatic life in ponds, rivers and oceans. They are like acids like CO2 and they are highly soluble in water. The solubility gas in liquid is depend on the pressure, temperature and the nature of the gas and the solvent. This factor discussed in below. इस प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कौन सी गैस वाटर में कितने एक्सटेंट तक डिसॉल्व करेगी। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स को कैसे कितने हद तक डिसॉल्व करती है वो हम पढ़ेंगे। और ऊपर हमने एग्जांपल देखा कि जो कि ऑक्सीजन गैस है वो लिक्विड में इजीली एब्जॉर्ब है, तभी जाकर जो कि लाइफ पॉसिबल हो रही है, एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल होती है, जिससे जो भी एनिमल्स जो लिव कर रहे हैं वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से लाइफ एग्जिस्ट है। तो नेक्स्ट हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहा गया हेनरी लॉ, जिसमें कहा गया x हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ओके, द मास और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved in solvent is directly proportional to the partial pressure of gas, ओके। तो यहाँ पर कहा गया कि जो भी मोल फ्रैक्शन की गैस डिसॉल्व होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल जैसा के कांस्टेंट आया है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर के साथ। कि अगर मान ले ये कंटेनर है जिसमें यहाँ पर लिक्विड है, तो इसके ऊपर जो गैस प्रेजेंट है, यहाँ पर इसके ऊपर जो गैस प्रेजेंट है वो लिक्विड के सरफेस पे कितनी प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे हैं, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम पार्शियल प्रेशर, उसे कहते हैं हम पार्शियल प्रेशर। तो वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि गैस कितनी मिक्सचर फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म कर रही है, एब्जॉर्ब हो रही है वाटर में। तो यहाँ पर हेनरी ने ये लॉ दिया था that the mole fraction or mass of gas dissolved in solvent is directly proportional to the partial pressure of gas. तो ये हमें याद रखना है, K is a constant, P is partial pressure of gas and X is the mole fraction of gas in the solution. Now conditions for validity of Henry law. It is found that gases obey Henry law under following conditions. When pressure is not too high, temperature is not too low and gas does not associate into और एंटर इनटू एनी केमिकल रिएक्शन विद सॉल्वेंट। जब ये कंडीशंस होगी तभी जाकर हेनरी लॉ वैलिडेट होगा कि प्रेशर ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, और जो गैस है वो सॉल्वेंट के साथ, जो भी वाटर है उसके साथ कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, तभी जाकर ये इक्वेशन राइट होगी, x Kp, यहाँ पर K कांस्टेंट है। लेकिन जब हम टेम्परेचर की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर, ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस 0.88 per centimeter cube of water where it is 0.53 at 40 डिग्री, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी गैस की वाटर में, मींस लिक्विड में। This happens because heating a solution containing dissolved gas, some gas is usually expelled from the solution. कुछ गैस अंदर जो पहले से प्रेजेंट थी वो निकल जाएगी, और जो कि अब गैस प्रेजेंट एब्जॉर्ब होने वाली है उनको ज्यादा जगह मिलेगी एब्जॉर्ब होने के लिए।
Effect of nature of gas and solvent like gas like CO2, HCl and NH3 are highly soluble in water. जो भी ज्यादा soluble गैस है वो ज्यादा डिसॉल्व होगी एंड जो कम है वो कम होगी वह H2O2 and are sparingly soluble is more तो soluble होगी. Next is solid in liquid. Okay, the sugar solution solves हो गया. Where sugar is solid is dissolved in liquid. When solid is dissolved in liquid, the solid is referred as the solute and liquid as a solvent. For example, in the solution of sodium chloride NaCl in water, the solute is sodium chloride and water is solvent. A different substance dissolved to different excites to same solvent. Okay. और नेक्स्ट टॉपिक इज 7.3 वेपर प्रेशर. जो भी हमने ऊपर जो भी कंडीशंस पढ़ी हेनरी लॉ की और कौन से इफेक्ट्स जो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने को मैटर करते हैं वो पढ़े हमने. एंड कुछ सॉलिड और लिक्विड के भी एग्जांपल्स देखे कि कौन सा कैसे बिहेव करता है, टेंपरेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और कुछ सॉलिड एंड सॉलिड भी देखे. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि if we keep an inverted beaker on a small beaker containing a pure liquid, यहाँ पर एक प्योर लिक्विड है जिसमें हमने ऊपर एक इन्वर्टेड बीकर रखा है. It is found that molecules of liquids are evaporating in form of vapors and fill the empty space above the beaker containing the liquid. A time comes when number of molecules evaporating per unit time equal to number of molecule condenses there during time. An equilibrium is established between the vapor and liquid phase. The pressure exerted by water of the liquid in such case is called vapor pressure. The pressure exerted by vapor of liquid in such case is called vapor pressure of the liquid. अब ये एक्सपेरिमेंट किया आता हुआ यहाँ पर एक पानी, यहाँ पर जो लिक्विड था वो इवापोरेट हो रहा था और वहीं पे यहाँ पर जाकर कंडेंस भी हो रहा था वाटर. तो जब नंबर ऑफ यहाँ पर दिया था कि मॉलिक्यूल्स इवेपोरेटिंग पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूल्स कंडेंसिंग पर यूनिट टाइम. उस टाइम पर यहाँ पर इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज. वेपर फेज एंड लिक्विड फेज. thus the pressure exerted by vapor means यहाँ पर जो वेपर फॉर्म हो रहा है वो लिक्विड पे कितना प्रेशर डाल रहा है, जो वेपर फॉर्म हो रहा है वो लिक्विड पे कितना प्रेशर देता है. प्रेशर exerted by liquid by vapor, pressure exerted by vapor on liquid is known as vapor pressure. जो कि वेपर के द्वारा लिक्विड पर एक्सर्ट किया जाने वाला प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर. एंड दैट्स इट. एग्जांपल के द्वारा हमने देखा कि जो ये वेपर्स फॉर्म हो रहा है और कंडेंस भी हो रहा है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम में जो भी वेपर है वो लिक्विड पे कितना प्रेशर फॉर्म करेंगे उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर. तो अभी तक हमने पढ़ा कि एग्जांपल्स पढ़े और वेपर प्रेशर्स भी पढ़ा यहाँ पर. और यहाँ पर हमने देखा कि कौन से टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी प्रोपोर्शनलिटी थी सबकी कि टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर. और हमने देखा कि नंबर ऑफ गैस है, इसने कहा था हेनरी लॉ था. हेनरी लॉ ने कहा कि number of mole fractions or molecules of gas dissolved in water is directly proportional to the partial pressure. Okay, the partial pressure हमने देखा कि जो भी प्रेशर लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट है वो लिक्विड पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं उसे नाम दिया गया पार्शियल प्रेशर. तो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे. ओके, तो ये था हेनरी लॉ. और हेनरी ने फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाकर यहाँ पर k कांस्टेंट दिया जिसे kHb कहा गया .p. तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, विल बी यूजफुल इन मेनी अदर फॉर्मूलास एंड इससे और फॉर्मूला डिराइव होगा एंड मेनी अदर एग्जांपल्स एंड फाइंडिंग सम सॉल्यूशंस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, टॉपिक नंबर 4, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन. रॉल्स लॉ जब हमारे माइंड में आता है तो हमें पता चल जाता है कि जब
मोल फ्रैक्शन का रिलेशन, मोल फ्रैक्शन रिलेशन अब हम करने जा रहे हैं पार्शियल प्रेशर के साथ। पार्शियल प्रेशर मींस जो हमने आगे टॉपिक में पढ़ा वेपर प्रेशर, और वो ही होता है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, जो यहाँ पर द गैस मींस वेपर फेस exerts pressure on surface of liquid। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ हमारा रॉल्स लॉ that P is equal to P नॉट A x A। मीन्स यहाँ पर वो जैसे कि हमने हेनरी लॉ में पढ़ा that P is directly proportional to x is equal to P equal to kx। यहाँ पर k को रिप्लेस करके यहाँ पर रॉल्स लॉ ने एक कंडीशन दी है कि जब जो k की वैल्यू P नॉट A मींस जो पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगी, तब भी हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर होगा टोटल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू द x मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved or mixed with the liquid। okay, the next is जो हमें रॉल्स लॉ से पता चलता है कि रॉल्स लॉ state the solution for volatile liquid, the partial vapor pressure of each liquid is directly proportional to the mole fraction। रॉल्स लॉ में पता है रॉल्स लॉ की लिमिटेशन यहाँ पर कि रॉल्स लॉ जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल है वोलेटाइल लिक्विड्स में, वोलेटाइल लिक्विड के लिए। मींस जो वोलेटाइल बिहेवियर शो करता है उसी के लिए ही रॉल्स लॉ अप्लाई करता है। रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ लिक्विड्स आर मिसिबल। द वेपर फेस नाउ कंसिस्ट ऑफ vapor pressure of both liquid, that is vapor pressure of A and vapor pressure of B। The partial vapor pressure of each liquid will be depend on its mole fraction in the solution। मींस जब वहाँ पर partial vapor pressure है उस पे ही डिपेंड करेगा कि वो जो नीचे सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसमें कितना डिसॉल्व्ड है। ओके, लेट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एग्जांपल ले लिया कि दैट partial pressure of A is directly proportional to mole fraction of A and P is directly proportional to XB। ओके, तो यहाँ पर फिर हमने रॉल्स लॉ यहाँ पर लगाया that is equal to P नॉट A x A, और यहाँ पर P is equal to P नॉट B x B। ओके, now P naught and P naught will represent the vapor pressure of pure liquid A and B, vapor pressure of pure liquid। तो हमें पता है जैसे कि यहाँ पर डाल्टन लॉ ने कहा था, डाल्टन ने कहा था that P total is equal to PA plus PB। तो ये हमारा डाल्टन लॉ। तो उसके हेल्प से फिर हमने डिवाइड किया कि जो टोटल प्रेशर होगा हमारा वो पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर होगा। मींस जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो जॉइनिंग होगा, मींस सम होगा P नॉट A और P नॉट B का। द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज रॉल्स लॉ आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हिच डज नॉट ओबे द रॉल्स लॉ इज we do that we have a non ideal solution। okay, the solution which obeys Rod law, जो solution Rod's law obey करते हैं उनका ग्राफ टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन, ये याद रखना है, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का ग्राफ, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का ग्राफ कुछ इस तरह होता है। ओके, कुछ इस तरह आता है which entire range of concentration or temperature is an ideal solution। okay, तो ये हो गया रॉल्स लॉ के आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। रॉल्स लॉ के आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा, तो उसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, पॉजिटिव डेविएशन and negative deviation। okay, so अब
આવતો રહે. ઇન્ટેક્સ સ્ટેટ રોલ્સ લો તો हमें पता ही है रोल्स लो which relation between vapor pressure and mole fraction in the solution. Okay, next what's state Henry law and its these three conditions necessary for validity of Henry law. तो यहाँ पर हेनरी लॉ की तीन कंडीशन थी. देखिए वो कम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ज्यादा प्रेशर पर होना चाहिए, ज्यादा प्रेशर पर, और के की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए. ओके, के की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए. तो यहाँ पर हमारा 7.4 टॉपिक एंड होता है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर सॉल्यूशन, चैप्टर नेम सॉल्यूशन. तो हम सॉल्यूशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेट सॉलिड. तो पहले देख लेते हैं रॉड्स लॉ. रॉड्स लॉ है क्या? रॉड्स लॉ को माना जाता है हेनरी लॉ, हेनरी लॉ की एक स्पेशल कंडीशन. ओके, कंडीशन. तो रॉल्स जो हमने हेनरी लॉ पढ़ा, जिसमें कहा था पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू kx. यहाँ पर k था हमारा कांस्टेंट. तो यहाँ पर रॉल्स लॉ को एक हेनरी लॉ की स्पेशल कंडीशन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि जो k की वैल्यू है वो पार्शियल प्रेशर के इक्वल है. ओके, जो k की वैल्यू है वो पार्शियल प्रेशर के इक्वल है. इसी वजह से उसे एक स्पेशल कंडीशन मानी जाती है. जैसे यहाँ पर लिखा है इफ वी हैव एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सच एज शुगर और सॉल्ट, यू शुड थिंक अबाउट वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन. ओके, जो वेपर प्रेशर उनके निकल रहे हैं सॉल्यूशन में से, तो यहाँ पर वो उसको माना गया है P नॉट. ओके, द वेपर फेज ऑफ सच अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ solute A only because the solute is non volatile. ओके, तो यहाँ पर माना क्या गया है कि एक वॉलेटाइल लिक्विड है, एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, और उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला गया है. ओके, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला गया है. The vapor phase of such solution consists of vapor solvent A. तो ये हो गया हमारा A only because solute is non-volatile. Okay, solute is B is non-volatile. B is since the mole fraction of solvent in the solution is less than 1, therefore according to Rawls law, vapor pressure of solution will be less than vapor pressure of pure solvent. अब यहाँ पर कहा क्या गया है कि यहाँ पर वोलेटाइल लिक्विड था. तो यहाँ पर जब हम देखेंगे वोलेटाइल लिक्विड में कोई हमने सॉल्यूट नहीं डाला, तो यहाँ से वो वेपराइज होगा. ओके, वेपर्स में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पर मान लेते हैं वेपर प्रेशर बढ़ रहे हैं, मींस यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होगा इसका वो 1 होगा. ओके, लेकिन जब हमने एक दूसरा सॉल्यूशन लिया वोलेटाइल सॉल्यूशन और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स डाले, तो उन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ने यहाँ पर सरफेस एरिया पर उनके जहाँ से इवेपोरेट हो रहे थे वहां पर एक्यूमुलेट हो गए, जिसकी वजह से अब वोलेटाइल कम हो पा रहा है. मींस जो सॉल्यूट था कम वोलेटाइल हो पा रहा है. इसलिए कहा गया दैट इट विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट. जो प्योर था उससे यहाँ पर कम होगा क्योंकि प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ओके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. इसी वजह से फिर दो इक्वेशन हुई कि यहाँ पर P को हमने ये था हमारा इज इक्वल टू kx. तो ये था हेनरी लॉ. जब हेनरी लॉ में हमने वेपर प्रेशर इन्वॉल्व किया, तब हुआ हमारा रॉल्स लॉ. ओके, ये ऐसे याद रखना है रॉल्स लॉ. तो यहाँ पर माना गया कि जो वेपर प्रेशर है वो k के इक्वल था, तब जाकर वो हेनरी लॉ बना. अब हमें पता है कि x है हमारा मोल फ्रैक्शन. ओके, x है हमारा मोल फ्रैक्शन, और जब एक बाइनरी सॉल्यूशन में xa प्लस xb जब हम करेंगे तब ऑब्वियस 1 ही आएगा.
क्योंकि दो ही प्रेजेंट है, दो ही, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो दोनों को मिलाकर जब फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में ऑलवेज देयर विल बी 1। देयरफॉर हमने कहा कि XA प्लस XB, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। फिर हम उस इक्वेशन को थोड़ी सिंपलीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, मॉडिफाई करके, दैट XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमें याद रखनी है। ओके, तो ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ XA इन इक्वेशन, ओके, तो ये हमारी वैल्यू थी, उसने हमने यहाँ पर रखी, जो कि यहाँ, ये हमारी एक इक्वेशन थी यहाँ पर। तो तब जो वैल्यू यहाँ पर रखी, तो यहाँ पर बनेगी PA इज इक्वल टू PA नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस XB। ओके, 1 माइनस XB। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, तो ये डिवाइड में चला गया। ओके, और यहाँ पर 1 प्लस 1 था, यहाँ पर प्लस XB को फिर रिप्लेस किया हम लोगों ने 1 को। तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हम करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में था इसके साथ, इसलिए यहाँ डिवाइड में चला गया। ओके, तो ये हुआ हमारा PA डिवाइड बाय P नॉट A, देन होगा 1 माइनस XB। ओके, 1 माइनस XB। अब 1 माइनस XB हुआ, तो 1 माइनस XB क्या था हमारा, 1 माइनस XB XA था, और जब हम XA की वैल्यू पुट अप करेंगे तो XA यहाँ पर होगा PA डिवाइडेड बाय PA नॉट। तो जब ये इक्वेशन को यहाँ पर XA इज इक्वल टू PA बाय P नॉट A, ओके, ये इक्वेशन हुई हमारी। और एक यहाँ पर 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB तो हमने लिखा ही था, तो यहाँ पर 1 को, जब 1 की वैल्यू हमने रखी, 1 की वैल्यू रखी, तो XA माइनस XB यहाँ पर रखा, तब यहाँ पर लेफ्ट साइड मूव हुआ P नॉट A। ओके, P नॉट A ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, P नॉट A इज इक्वल टू P नॉट A। तो फाइनली हमारी इक्वेशन फॉर्म हुई, P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू XB। ओके, इज इक्वल टू XB। ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, देयरफॉर हमें मिला के P नॉट A माइनस PA, P नॉट A माइनस PA रिप्रेजेंट द लोअरिंग वेपर प्रेशर। मींस ये हुआ हमारा फार्मूला किसका, आगे हम पढ़ेंगे लोअरिंग। अगर कोई डाउट हो तो वापस कह देना, एक बार करवा लेंगे प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसमें कहा जाता है कि अगर हम कोई भी वोलेटाइल सॉल्यूट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो उसका वेपर प्रेशर होगा वो XB के बराबर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, कि जो पहले वोलेटाइल हो रहा था उतना नहीं होगा, डिक्रीज करेगा जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है। Therefore P naught A minus PA divided by P naught A is called a relative lowering vapor pressure of the solution. Its alternative statement of Raoult's law for solution of non-volatile solid, that the lowering vapor pressure for a solution is equal to the mole fraction of the solution only when the solvent is volatile. Means the lowering vapor pressure है for solution is equal to the mole fraction. Means जो lowering vapor pressure है is equal to the mole fraction of the solute. Means XB यहाँ पर भी हो गया हमारा, solute is equal to the lowering vapor pressure of solute. Lowering pressure for solution is equal to the mole fraction of solute when only the solvent means जो liquid है हमारा वो क्या है, volatile है। ओके, मींस उड़ जा रहा है, जैसे कि पेट्रोल, ओके, केरोसिन, वो वाला। तो यहाँ पर हमने फाइंड किया, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन कुछ भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय
P नॉट A इज इक्वल टू XB। ओके, तो XB क्वेश्चन में XB पूछता है या फिर वेपर प्रेशर पूछता है। तो नेक्स्ट टॉपिक 7.6 है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन किसे कहा गया कि जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को सॉल्यूशन which obeys Rolle's law। ओके, सॉल्यूशन which obey Rolle's law उसे कहा गया आइडियल सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट था सॉल्यूशन which does not obey Rolle's law, जो रॉल्स लॉ को obey नहीं कर रहा उसे कहा गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का यही डेफिनेशन दी गई है कि द आइडियल सॉल्यूशन obeys Rolle's law during the formation there is no exchange in heat and volume। ओके, तो नेक्स्ट हो गया हमारा H mix is equal to 0 and V mixing is equal to 0। ओके, and obey Rolle's। तो जब भी कोई आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूछे तो हमें ये बताना है आइडियल सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन इक्वल टू जिसमें H मिक्सिंग और V मिक्सिंग 0 हो और रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन मींस H mixing is not equal to 0, V mixing is not is equal to 0 and does not obey Rolle's law। तो ये थी हमारी डेफिनेशंस। अब जो मोस्टली जो रियल सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी हमने शुगर सॉल्यूशन डाला मींस वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते, वो कुछ डेविएशन शो करते हैं। कोई भी सॉल्यूशन आइडियल रॉल्ट लॉ फॉलो नहीं करता, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, बहुत रेयरली होता है ऐसे सॉल्यूशंस हमें लैबोरेटरीज में फॉर्म करने पड़ते हैं जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि जो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं जो जिसे हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो वो सारे सॉल्यूशन डेविएशन शो करता है, परफेक्ट नहीं आते लेकिन कुछ ना कुछ डेविएशन शो करते हैं। तो डेविएशन के बेस पर हमने डिवाइड किया गया पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ओके, तो देखा गया कि जो पॉजिटिव डेविएशन में है, जब हमने डाला एक हम मान लेते हैं A प्लस बी है हमारा ये हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया सॉलिड। ओके, तो यहाँ पर A प्लस बी है हमारा, जब हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं जब A एंड B इंटरेक्शन आर weaker than AA and BB interaction। अब इससे हमें पता चल रहा है कि जब हम A और B की रिएक्शन करवा रहे हैं तो जो बॉन्ड A और B बना रहे हैं वो वीक है लेकिन A और B का बॉन्ड है और B का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, मींस वो मिक्स नहीं हो पाएंगे। A और B होगा बॉन्ड तब जाकर मिक्स होंगे, मींस ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ये इंटरेक्शन वीक है, लेकिन A और B मींस A और B मींस यहाँ पर A और B का इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मींस जो भी हमारे A और B करवा रहे थे हम रिएक्शन वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, मींस एज अ सेम स्टेट में ही रहेंगे, एज अ फॉर्म में ही रहेंगे।
ये बॉन्ड तोड़कर एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मींस मिक्स नहीं होंगे, मिक्सिबल नहीं होंगे, नॉट मिक्सिबल। ओके, तो जब हमें पता चले कि कोई दो सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे, जैसे कि हमने मिक्स किया केरोसिन प्लस वाटर, ओके, तो केरोसिन को हम A मान लेते हैं, वाटर को B मान लेते हैं, तो यहाँ पर केरोसिन के A और वाटर के B, ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे, मींस A और B के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है, केरोसिन और वाटर का ऐसा, यहाँ पर ऊपर केरोसिन और यहाँ पर वाटर ऐसा बन रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसे सॉल्यूशंस हमें पॉजिटिव डेविएशन देंगे। ओके, ऐसे सॉल्यूशंस हमें पॉजिटिव डेविएशन देंगे। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन प्रेडिक्टिव। और जब हम प्रेडिक्शन कर रहे थे इनका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा होगा या कम होगा, तो एज यूजुअली ज्यादा आया। ओके, तो पॉजिटिव ज्यादा आया, इसकी वजह से इसे नाम दिया गया पॉजिटिव सॉल्यूशन। द टोटल वेपर प्रेशर फॉर सच सॉल्यूशन विल बी मैक्सिमम फॉर अ इंटरमीडिएट कंपोजिशन। ओके, इंटरमीडिएट कंपोजिशन जब भी रिएक्शन कर रहा है, तो ये मींस अब हम अच्छे से समझ रहे हैं, यहां से हमने डाला AA और यहां से हमने डाला BP। अब यहां पर जाकर जो A और B के कंपाउंड थे, वो करने क्या चाहिए, ये बॉन्ड तोड़कर और ये बॉन्ड तोड़कर आपस में बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, वो A के फॉर्म में ही प्रेजेंट है और ये भी B के फॉर्म में ही प्रेजेंट है, मींस मिक्स नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो पॉजिटिव डेविएशन देंगे। ओके, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन इन रॉल्स लॉ, तो यहाँ पर ये हमें दिखाना है कि उनका AB का इंटरेक्शन, तो हमें कहना है AB का इंटरेक्शन आर वीकर देन AA एंड BB। ओके, मींस AA और BB के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेंगे जब भी सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तब भी। फॉर एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देख ले, वाटर एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, एसिनॉल एंड कार्बन डाइसल्फाइड, इथेनॉल देखो, तो ये हमें एग्जांपल्स से याद रखने हैं, पूछे जाते हैं एग्जांपल्स। एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि ऐसी सॉल्यूशंस है तो उसकी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट मींस जो आइडियल ग्राफ था वो ऐसा था कुछ, जो भी रॉल्स डेविएशन दिखाई देती है रॉल्स लॉ में, वो ऐसा होता है। तो एक आइडियल ग्राफ था जिसमें जो डेविएशन शो, ये आइडियल ग्राफ है, मींस इसी में ही पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेविएशन शो होगा, तो जो भी हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करते थे उनका ग्राफ ऐसा आता था। मींस जो एक्चुअल लाइन होती थी उसके पॉजिटिव में ऊपर की साइड ऐसे ग्राफ शो करते थे, और जो नेगेटिव डेविएशन होगा वो कुछ ऐसा शो करेगा, ऐसा नीचे की साइड। ओके, तो ऐसा शो करेगा जो नेगेटिव डेविएशन होगा वो, तो दोनों को हम पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल के साथ। तो नेगेटिव डेविएशन शो बाय लिक्विड पेयर्स फॉर व्हिच, ओके, जो एक हमारा पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, पॉजिटिव में था A B आर वीक देन AA एंड BB। ओके, तो नेगेटिव डेविएशन में होगा हमारा, नेगेटिव डेविएशन होगा A B आर स्ट्रॉन्गर
stronger than AA and BB. ओके, मींस AA और BB के बॉन्ड टूटकर सभी AB फॉर्म करेंगे जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा स्टेबल है. ओके, अब डिफरेंस पता चल जाएगा. मींस AB molecular interaction is stronger than AA and BB molecular interaction. Thus, the total vapor pressure for such solution is lesser than the predicted by Lorentz law. Okay, less होता था predicted by Lorentz law. For a particular intermediate composition, the total vapor pressure of such solution will be minimum. Means जैसे भी हमने prediction कर रहे थे उससे कम आया. Example of such liquid pairs are chloroform and acetone, water and sulfuric acid. Water sulfuric acid dilute हो जाता है. Means एक दूसरे के bond form कर लेता है. Then is water HCl, phenylalanine. Okay, तो जो भी आपस में अच्छे से घुल जाए वो शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन और जो ना घुल पाए वो शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन. तो यहाँ पर हमने देखा पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, रॉल्स लॉ और एग्जांपल्स याद ही रखना, उसके क्वेश्चंस आएंगे जी. और ग्राफ याद रखना. यहाँ पर x is equal to x means mole fraction of A is equal to 1. यहाँ पर mole fraction of B is equal to, यहाँ पर उल्टा है उसका. mole fraction A is equal to 0, mole fraction of B is equal to 0. बस ये दो और ये यहाँ पर वेपर प्रेशर है P नॉट है, वो याद रखना. इसलिए ग्राफ भी याद हो जाएगा. कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इन केस कोई डिटेल क्वेश्चन पूछे 3 मार्क्स का तो फिर हमें ग्राफ से थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है. लेकिन पूछते तो नहीं है. नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल पे एक मार्क्स के क्वेश्चन आता है. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली है क्या? ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, कॉलिगेटिव the property of solution which depends upon the number of solute. Okay, तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उस पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी उसे नाम दिया गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, और प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. ओके, बट यहां से certain properties of dilute solution which depends only on the number of particles of solute, not on the nature of solvent, is called colligative properties. Okay, such properties are called colligative. There are 4 types of colligative properties. Okay, there are 4 types of colligative. First is relative lowering of वेपर प्रेशर. ओके, जो कि हमने ऊपर उसका फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर लिया, इसलिए हमें थोड़ा इजी होगा समझने में. नेक्स्ट इज elevation of boiling point. Third is depression of, ये बहुत सिंपल है, चारों के चारों बहुत सिंपल, सिर्फ एक ही फॉर्मूला से ये दो तो हो जाएगी. डिप्रेशन ऑफ देखेंगे बहुत इजी, एक ही बार में समझ आ जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ इज हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर. नेक्स्ट इज आवर ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती है, ये 4 प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट. अब यहाँ पर मैटर नहीं करता कि हम सॉल्वेंट में क्या ले रहे हैं, या कि वो वाटर है या फिर बेंजीन है या पोलर सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट है. सिर्फ डिपेंड करता है कि कितना सॉल्यूट ले रहे हैं, कितना नंबर. ओके, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट. ओके, सॉल्यूट मींस हम कितना ले रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट मींस अगर हमने वाटर लिया तो वाटर में हम कितने अमाउंट शुगर डाल रहे हैं या फिर कोई भी सॉल्यूट कितना डाल रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि ये जो 4 प्रॉपर्टीज थी उनकी
वैल्यू क्या रहेगी। ओके, तो पहले हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर हमें पहले ही डिराइव कर रखा है P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू XB। यहाँ पर XB होगा हमारा, XB क्या होगा हमारा, XB डिवाइडेड बाय NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। ओके, यहाँ पर XB है हमारा मोल फ्रैक्शन। ओके, तो मोल फ्रैक्शन मींस क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्रेजेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो Na प्लस NB। तो यहाँ पर हमें याद रखना है XB है हमारा, ओके ये रहा लिखा है Na प्लस NB। तो ये याद रखना है और कंफ्यूजन नहीं होगी इससे, याद रखोगे तो। नाउ अब देखा गया है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, अब सिर्फ हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, इन डाइल्यूशन NB इज ग्रेटर स्मॉलर देन Na। ओके, जो हमने Na था, Na मींस Na हो गया हमारा सॉल्वेंट, मींस यहाँ पर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की ऑलरेडी अमाउंट ज्यादा होती है कोई भी सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर लिखा गया NB मींस जो भी अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे वो बहुत कम है सॉल्वेंट से, therefore term NB can be neglected in the denominator। ओके, the NB can be neglected in the denominator मींस यहाँ पर हम जो NB लिख रहे थे वो यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में, टोटल सॉल्यूशन में NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B की अमाउंट A के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर हम XB का फार्मूला सिर्फ लिखेंगे NB by NA। ओके, NA। तो नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे XB। ओके, XB की हम XB is equal to NB by NA हो गया हमारा। अब NB मींस नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला था मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर वेट ऑफ B डिवाइडेड बाय मास ऑफ B। ओके, मास इन ग्राम मींस वेट ऑफ B एंड मॉलिक्यूलर मास विद m of B डिवाइडेड बाय यहाँ पर Na मींस सॉल्यूट, जो सॉल्वेंट था उसका नंबर ऑफ मोल्स कितने, तो वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ A। तो यहाँ पर ये और ये मल्टीप्लाई हो गए, ये और ये मल्टीप्लाई हो गए, इसके साथ ही इसके साथ। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा WB डॉट MA डिवाइडेड बाय MB डॉट WA। ओके, तो यहाँ पर हमारा फाइनल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया that PA naught minus PA divided by PA naught is equal to XB, और XB की वैल्यू हमने निकाली WB minus MA divided by WA minus MB। तो यहाँ पर सिंपली पुट अप कर देंगे XB को हटाकर कि WB by MA, और वो फिर डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, अगर हमें ये XB फाइंड करना है तो सिंपली ये फॉर्मूला से हम करेंगे, और अगर हमें फाइंड करना है कि सॉल्यूट की अमाउंट कितनी डाली थी सॉल्यूशन में, ओके, तो सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है तो ये हटा देंगे, ये हमें फाइंड करना होगा। ओके, B मींस सॉल्यूट और W मींस मास इन ग्राम मींस वेट कितना डाला था, मींस अमाउंट कितनी डाली